गुड मॉर्निंग। स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। और आज हम फिर एक बार आप लोग के सामने एक नया सेट लेकर आए हैं और उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग जैसे हम बताए हैं वैसे आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्जाम का दौर शुरू हो चुका है। अभी जो भी एग्जाम जो पेंडिंग में जो थे बिहार में, यूपी में और भी जो भी स्टेट हैं उनमें अब एग्जाम का दौर शुरू हो चुका है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ अलग अलग तरीकों से आप लोग के सामने क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज एक नए रूप में फिर आप लोग देखेंगे। हम लोग के सामने 20 क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा जाए, 20 मिनट 25 मिनट का हो सकता है कि वीडियो बने। तो पेशेंस के साथ आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अपने हम लोग लक्ष्य की ओर एक कदम फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? फाहियान किसके समय भारत आया था? याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर फाहियान पूछेगा कि किसके समय भारत आया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अब ध्यान से सुनिएगा, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। लेकिन अगर वहीं पर वेंगस्यांग की बात करेगा कि वेंगस्यांग किसके समय में भारत आया था, तो ह से वेंगस्यांग और ह से हर्षवर्धन, बस एक लाइन में याद रखना है। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया और ह से हर्षवर्धन और ह से वेंगस्यांग, यानी वेंगस्यांग जब भारत आया उस समय भारत में जो शासन कर रहे थे वो हर्षवर्धन कर रहे थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि फाहियान किसके समय भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सोम देवता का उल्लेख कहां मिलता है? याद रखिएगा, तो ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में। सुनेंगे ध्यान से। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, जिनमें कुछ प्रमुख मंडल हैं, जैसे तीसरा मंडल हो गया, 7वें मंडल हो गए, 8वां मंडल हो गया, 9वां मंडल हो गया और 10वां हो गया। तो उस पर विस्तार से हम जाना नहीं चाह रहे हैं, आप लोग को बस केवल बता दिए कि ये मंडल कम से कम आप लोग हमेशा देखते रहेंगे कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है। तो इसमें भगवान सूर्य के लिए है। उसी तरह 7वें मंडल में क्या है, 8वें मंडल को क्या कहा जाता है, 9वें मंडल में क्या है, तो 9वें मंडल में क्या है, तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। उसी तरह 10वें मंडल में किस चीज का वर्णन है। तो ये सभी क्वेश्चन हम लोग के सामने एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, तो सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलते हैं। और मालूम है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, यानी सबसे अगर प्राचीन वेद कहा जाए तो ऋग्वेद को ही माना गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती थी? तो याद रखिएगा, उत्तर भारत में जो मंदिर की जो कला जो शैली थी इसको कहा गया नागर शैली, और दक्षिण भारत में जो है वो द्रविड़ शैली। ऐसे भी याद रखिएगा, द से दक्षिण, द से द्रविड़। तो नागर शैली उत्तर भारत में, यानी उत्तर भारत में मंदिर की जो शैली जो होती थी उस शैली की कला को जो कहा गया, कला शैली को कहा गया नागर शैली। तो क्वेश्चन यहीं पे यही था कि उत्तर भारत के मंदिर की कला शैली क्या कहलाई, तो नागर शैली। और दक्षिण भारत की बताई दिए, दक्षिण भारत के लिए द्रविड़ शैली रखा गया। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक सभ्यता में वाजपति होता था? याद रखिएगा, तो वैदिक सभ्यता में जो वाजपति जो होते थे ये गोचर, याद रखिएगा, गोचर भूमि अधिकारी, यानी गोचर भूमि के अधिकारी को वाजपति के नाम से जाना गया। तो गोचर भूमि अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या थे? तो याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। तो थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं, क्योंकि दोनों वेद आ गया, वैदिक सभ्यता भी आया, ठीक है, और उत्तर वैदिक में भी आया। तो सुनेंगे, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक सभ्यता माना गया 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक सभ्यता को माना गया 1000 बीसी से 1000 बीसी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या थे? तो उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी।
क्वेश्चन नंबर 6, महावीर के अनुयायियों को कहा जाता था। तो याद रखिएगा, महावीर सबको मालूम है कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते थे। इनके जो अनुयायी यानी फॉलोअर, जो आज हम लोग कहते हैं कि फॉलोअर लोग हैं, मेरे ट्विटर पे इतने हैं उतने हैं, हम लोग बात करते हैं, तो उसी तरह उस समय देखिए, उस समय जो अनुयायी जो थे इनको कहा गया निग्रंथ। यानी ऐसा नहीं था उस समय, तो देख लीजिए उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, फिर भी इनके अनुयायियों, महावीर का हो, जय बौद्ध का हो, बुद्ध का हो, इन लोग अनुयायियों के रूप में काफी इनके अनुयायी हुआ करते थे। तो महावीर के अनुयायियों को कहा जाता था निग्रंथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, चारों वेदों को कहा जाता है, याद रखिएगा, संहिता। अब चारों वेद कौन कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद क्या हो गया? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद क्या हो गया? वो हो गया अथर्ववेद। तो यहां पे कहा गया है कि चारों वेदों को कहा जाता है। तो चारों वेद, फिर से हम बोलते रहे, चारों वेद कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद को संहिता नाम दिया गया, ठीक है, यानी संहिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना की जानकारी नहीं मिलती है? याद रखिएगा, अब फिर यहां पे वेद की बात आ गई, यानी किस वेद में कहा गया कि कोई भी ऐतिहासिक घटना की उसमें उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो किस वेद में? तो याद रखिएगा, यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना की जानकारी नहीं मिलती है। एक चीज थोड़ा सा अभी हम इसमें बताना चाह रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि गद और पद की जानकारी किस वेद से मिलती है, तो गद और पद की जानकारी मिलती है वो यजुर्वेद से मिलती है। उसी तरह आपसे पूछा जाएगा संगीत की जानकारी किससे मिलती है, तो याद रखिएगा, शाम में संगीत सुनना लोगों को अच्छा लगता है, तो सामवेद यानी शाम संगीत, ऐसे याद रखिएगा, शाम संगीत। कुछ तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, तभी आप या हम इसको कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना की जानकारी नहीं मिलती है? तो यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना की जानकारी नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो याद रखेंगे अथर्ववेद में। ये बीपीएससी का पेटेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी इसमें बिहार, यानी बीपीएससी करने का मतलब कि बीपीएससी में तो पूछता ही है, बिहार से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं उसमें भी ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त युग के विषय में जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा, गुप्त यानी नारद, नारद गुप्त रूप से पहुंचाते थे, याद रखिए कोई भी चीज। तो गुप्त स्मृति में क्या हो गया? गुप्त युग में क्या हो गया? नारद स्मृति में गुप्त युग के बारे में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। तो गुप्त क्वेश्चन है कि गुप्त युग के विषय में जानकारी कहां से मिलती है? तो नारद स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 11 आएंगे। 11 थोड़ा सा हम विस्तार से बात करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन है कि इब्न बतूता भारत आया, तो सुनेंगे ध्यान से। इब्न बतूता जो था ये भारत आया 1333 ईस्वी में, ये तो क्वेश्चन बन गया 1333 ईस्वी में। लेकिन अब अगर आपसे यहाँ पे पूछेगा कि ये किसके समय में भारत आया था, तो ध्यान से सुनिएगा। इस समय भारत में जो शासन कर रहा था तुगलक वंश, और तुगलक वंश में जो शासन जो कर रहा था शासक, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी। यानी एमबीटी के शासन काल में इब्न बतूता जो मोरक्को यात्री था, भारत की यात्रा पर आया। उसके बाद इसने रेहल्ला नामक किताबें लिखी, और उस रेहल्ला किताब में, पुस्तक में, इसने डाक व्यवस्था, गुप्त संगठन और विदेशियों के बारे में उसने विस्तार से बात किया। तो कभी कभी ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इब्न बतूता भारत कब आया? तो 1333। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में।
अब थोड़ा सा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप लोग को बताना चाहेंगे, सुनेंगे ध्यान से। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश कह सकते हैं या दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासकों में एक था, लेकिन अपनी ओवर कॉन्फिडेंस कर सकते हैं या जो भी, उसके कारण ये पूरी तरह से असफल रहा, यानी विद्वान होते हुए भी ये पूरी तरह से असफल रहा। अब इसके साथ इसका असफल होने का कारण क्या रहा? कारण ये रहा, सबसे पहले इसने सांकेतिक मुद्रा जारी किया, उसके बाद इसने राजधानी परिवर्तन कर दिया, दिल्ली से दाइमाबाद, जिसको दौलताबाद भी कहा गया, बाद में देवगिरी नाम दिया गया। उसके बाद दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि इसने कर दिया और इसने एक दो जगह आक्रमण भी कर दिया, ठीक है, जैसे खुरासान पे इसने आक्रमण किया, जिसके कारण से लोगों के अंदर नाराजगी बढ़ती चली गई। उसके बाद ध्यान रखिएगा, ये मतलब कह सकते हैं कि अति महत्वाकांक्षी नीति, यानी ऐसा हो गया था जो जो सोचता था वो उसको करता था, जिसके कारण से असफलता इसको हाथ लगी। इसी के शासन काल में 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आता है और इसी के शासन काल में 1336 ईस्वी में, याद रखिएगा, इसी के शासन काल में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासन काल में किया गया? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया गया वो तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कंग्यूर तथा तंग्यूर कौन लिखा? तो याद रखिएगा, तारानाथ के द्वारा ये लिखी गई थी और ये तिब्बती लेखक थे। तो कंग्यूर तथा तंग्यूर जो लिखा गया ये तारानाथ के द्वारा लिखा गया था और ये एक तिब्बती लेखक के रूप में जाने गए। क्वेश्चन नंबर 13, हुन आक्रमणकारी की जानकारी कहां से मिलती है? तो याद रखिएगा, ये भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है, यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि हुन आक्रमण की जानकारी कहां से मिलती है तो ये भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। सुनेंगे ध्यान से, कुमार गुप्त के शासन काल में ही हुनों ने भारत पे आक्रमण किया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब भारत पे हुनों का आक्रमण हुआ तो उस समय शासन कौन कर रहा था? तो उस समय शासन कुमार गुप्त कर रहे थे, यानी कुमार गुप्त के शासन काल में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया और इसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 14, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कहां से मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख, याद रखिएगा, यानी सर्वप्रथम भारतवर्ष, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कहां से मिलता है तो ये मिलता है हाथी गुफा अभिलेख से। देखिए एक बार फिर हम आप लोग को बोलना चाह रहे हैं, हम रिपीट कई बार कर रहे हैं क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद, हम कई बार आप लोग को बार बार बोलते हैं कि मेरा मकसद सिर्फ आप लोग को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाना, ये नहीं कि बस ज्यादा क्वेश्चन लाए और फिर आगे बढ़ते गए। तो आराम आराम से हम क्योंकि क्लास में भी हम पढ़ाते हैं तो बहुत आराम से, और यूट्यूब पे भी या फिर जैसे भी हम लाइव क्लास भी लेते हैं तो उस पे भी हम बहुत आराम से ही, कि ताकि आपको बेनिफिट मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कहां से मिलता है? तो याद रखिएगा, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण जो मिलता है वो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। तो देखिए कई क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हम जो भी हम क्वेश्चन में बात करते हैं उस पे हम इसीलिए आप लोग को बताते चलते हैं कि यहाँ से इस चीज के बारे में, यहाँ से इस चीज के बारे में, वहां से वो चीज रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कहां से है? तो हम चाहते तो तुरंत बोल के निकल जाते एरन अभिलेख, लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोला कि ये भानुगुप्त के एरन अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, एरन अभिलेख से। कुछ और है, अगर हम वर्तमान समय देखेंगे तो क्या है, आप सती प्रथा के बारे में आप पढ़े भी होंगे कि 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के शासनकाल में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो ये प्रेजेंट में भी अगर हम चाहते तो उसको ऐड कर देते। तो जो टॉपिक जो हम मिक्स बनाते हैं उसमें इन सभी चीजों को इसीलिए हम कनेक्ट करके पढ़ाते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन है कि सती प्रथा का प्रमाण कहां से मिला? तो एरन
अभिलेख से। एरन अभिलेख किसका? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 16, कृषि का प्रथम उदाहरण याद रखिएगा कहां से मिलता है? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। यानी कृषि का प्रथम जो उदाहरण की बात करेगा तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17, राजतरंगिणी के लेखक कौन? तो याद रखिएगा राजतरंगिणी के लेखक कलहन। राजतरंगिणी के लेखक जो हैं वो कलहन। और अब यहां पे थोड़ा सा हम बात करेंगे, राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास यानी कश्मीर के राजाओं के बारे में उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहां से पूछा जा सकता है आपसे कि कलहन किसके दरबार में रहा करते थे? तो कलहन यानी कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। तो यहाँ पे आप क का कॉम्बिनेशन देख लीजिए, क से कलहन, क से कनिष्क और क से कश्मीर। यानी राजतरंगिणी के लेखक से आप कितने क्वेश्चन इस पे बन गया। तो क्वेश्चन क्या है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन? कलहन। कलहन किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। राजतरंगिणी के से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब वहां पे कनिष्क आया तो कनिष्क का भी जोड़ दीजिए, ये कुषाण वंश से संबंधित है, ये कुषाण वंश से संबंधित है। तो ये आपका क का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, एक चीज और हम कनिष्क के बारे में आप लोग को बता दे रहे हैं कि कनिष्क के शासन काल में ही बौद्ध धर्म दो भागों में बंट जाती है, हीनयान और महायान। यानी चौथी बौद्ध संगीति जो होती है वो कश्मीर में ही होती है। ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में, देखिए के का क्या कॉम्बिनेशन है, कश्मीर के कुंडल वन में ही चौथी बौद्ध संगीति होती है कनिष्क के शासन काल में। और उसी समय हीनयान और महायान दो भागों में बंटता है। ठीक है, और इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय अध्यक्षता किसने किया चौथी बौद्ध संगीति में? तो वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष। एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है जब हीनयान और महायान की हम बात किए तो कि इसकी तीसरी शाखा कौन थी बौद्ध धर्म की? तो इसकी तीसरी जो शाखा थी वो व्रजयान था, याद रखिएगा। यानी बौद्ध धर्म की तीसरी शाखा व्रजयान। तो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि राजतरंगिणी के लेखक कौन? तो राजतरंगिणी के लेखक कलहन, और ये कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी कहां से मिलती है? तो याद रखिएगा ये जो जानकारी मिलती है वो जातक में मिलता है, लेकिन बुद्ध के चरित्र के बारे में अगर पूछेगा तो वो मिलता है हीनयान के कथा वस्तु में। याद रखेंगे हीनयान के कथा वस्तु में बुद्ध के चरित्र के बारे में बुद्ध के चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी कहां से मिलती है? तो ये मिलता है जातक में। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीनतम सिक्के कौन थे? तो याद रखिएगा इसको आहत सिक्के कहा गया। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा गया? आहत सिक्के कहा गए। ठीक है, प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्के। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, लिपि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां मिलता है? तो याद रखिएगा ये अष्टाध्यायी, यानी पाणिनि के अष्टाध्यायी में लिपि शब्द, ठीक है, स्क्रिप्ट जिसको बोला जाता है, लिपि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अष्टाध्यायी में मिलता है। तो ये रहा आप लोग के सामने 20 क्वेश्चन, और हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को हर चीज से रूबरू करा दिया जाए। और ये हम चैप्टर बाय चैप्टर जो लूसेंट का है वहां से पेज बाय पेज आप लोग के सामने रखे। और मेरी कोशिश ये भी है कि पेज बाय पेज भी लाया जाए। जो मिक्स आ रहे हैं तो मिक्स आएंगे ही। करंट अफेयर्स पे भी हम बात कर चुके हैं कि बहुत जल्द अगस्त तक आप लोग के सामने, बहुत जल्द 1 से 2 दिन में अगस्त तक अपलोड वो भी हो जाएंगे। तो ये रहा आप लोग के सामने 20 क्वेश्चन। फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द आप लोग से रूबरू हो रहे हैं। बहुत जल्द आप लोग के सामने नया टॉपिक फिर हम लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जरूरत पड़ने पे ही बाहर निकलिए। ये हम सोचते हैं कि ये बोलकर थोड़ा सा अपने आप को भी और आप लोग को भी एक नए रूप में, एक नए उत्साह के रूप में
हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएं ताकि कोरोना को पराजित किया जा सके। और इसका एक ही उपाय है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचा कर रखना। तो तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।